18 हो चुका था, होगा 18 से पहले हम लोग कर चुके थे ना। चलिए ठीक है। तो याद भी करना है, सबको पता है। आज प्रयास करते हैं, आज नहीं तो कल तक सेट ख़त्म हो जाएगा। ये कल प्रिंट करके इसका जो पेज होगा वो दे देंगे ताकि फिर सुन पाएंगे हम। ठीक है, कल ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे करना चाहेंगे तो आज भी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। कारण है कि डिस्क्रिप्शन शॉर्ट जो ही करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। मेन तो डिस्क्रिप्शन ही है इसका। ये हो चुका है ना, ये होगा ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या दिया हुआ है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। क्या कहता है? फाहियान कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था ना, वेनसांग आया था। ठीक है, तो ये तो कथन ने गड़बड़ बोल दिया। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये भी गलत बोल दिया, इसका वाला इसमें बोल दिया, इसका वाला इसमें बोल दिया। ये जो वेनसांग आया था ये आया था हर्ष के दरबार में, और ये जो आया था फाहियान ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, है कि नहीं। चलिए, तो इसका मतलब आंसर कौन सही होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा कि कोई नहीं। इसका मतलब समझ में आया? आप बीपीएससी के हर पेपर को पीटी में उठा करके देखिए, जो प्राचीन काल में जो यात्री आया था उस यात्री के बारे में, चाहे मेगास्थनीज हो, चाहे वेनसांग हो, चाहे फाहियान हो, या फिर बाद में जाकर के आप देखिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में जो बारबाडोस आया था, या फिर डोमियस पायस आया था, इसके अलावा अब्दुल रज्जाक आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। तो ये सारे जो आया था, जितने भी यात्री है जो राजदूत बनकर के आया था या कोई यात्री आया था किसी राजा के दरबार में, तो उससे संबंधित सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये बातें ध्यान में रखेंगे तो आंसर हमारा हो जाता है डी। लेकिन यहीं से काम खत्म नहीं होता है, हम लोग ये देखेंगे कि किसके दरबार में कौन कौन आया था और उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको देखना है, क्योंकि केवल इतना आंसर कर लेने भर से आपका काम नहीं होगा। चलिए, सबसे पहली बातें याद रखेंगे कि मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। आपको पता है कि मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में, मेगास्थनीज ने, जो इंडिका इसकी पुस्तक है, इसमें मौर्यकालीन समाज को इन्होंने 7 भागों में बांटा हुआ बताया। कितना भागों में? 7 भागों में बांटा हुआ बताया। समझ में आई बातें कि नहीं आई? इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, आपको पता है कि इससे पहले ये जब राजदूत आया था तो उसके बाद 305 ईस्वी में, आपको पता होगा 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, याद होगा। इस युद्ध में सेलुकस निकेटर हार गया था, और बाद में जाकर के हारने के कारण क्या किया, अपनी पुत्री से विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य का। बताए होंगे, ये सारे पढ़े होंगे आप लोग। चलिए, ये बातें ध्यान में रखना है। तो मेगास्थनीज सीधा हमको ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था। डाइमेकस या सीरिया, यानी सीरियन जो नरेश का मतलब होता है राजा, सीरिया का जो राजा था जिसका नाम था आंतियोकस। क्या नाम था? आंतियोकस का राजदूत था, जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। तो कई बार आपको सवाल 2 ढंग से पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था?
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन करके आया वो किस राजा का राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। तो उसी तरह से डायमेकस पूछेगा किसका राजदूत था, तो हम बोलेंगे आंतियोकस का। किसका था? आंतियोकस का। और किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। ठीक है। उसके बाद है डायनोसियस। डायनोसियस मिस्र का जो राजा था टॉलमी फिलाडेल्फस, क्या नाम था? टॉलमी फिलाडेल्फस, उसका राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में आया था, याद रखिएगा, अशोक के दरबार में आया था। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो आपको देखिएगा कि डायमेकस और डायनोसियस ये किसका राजदूत था? आंतियोकस और टॉलमी फिलाडेल्फस, इसमें कन्फ्यूजन होगा। और हम आपको बार बार समझाते रहते हैं कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए डायमेकस, पूरा नाम याद मत रखिए, यहाँ पर देखिए कस लगा हुआ है और राजा के नाम में भी क्या लगा हुआ? कस। तो कस के साथ हम किसको याद रखेंगे? कस को। यहाँ भी कस, यहाँ पर ही कस, दोनों मिला के कस कसा देंगे। ठीक है, कस में कस। और यहाँ देखिए लगल है यस, यस में फस, क्या याद रखेंगे? यस में फस और कस में कस। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी यहाँ से सवाल पूछा जाएगा ना, अगर आपको पूछेगा किसका राजदूत था, तो ये राजा का नाम रहेगा तो जरूर इसका नाम रहेगा, या फिर इसके बारे में पूछेगा तो ये दोनों ऑप्शन जरूर रहेगा कि बताइए कि पूछ देगा सीधा कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत कौन आया था, तो ये दोनों रहेगा। तो आपको याद रखना है दोनों को टैली करके, कस में कस। और जब कस कसा दीजिएगा किसी को तो वो बिंदु जैसा हो जाएगा कि नहीं होगा? एकदम सिकुड़ के क्या हो जाएगा? बिंदु जैसा हो जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई? और यस में फस, यस में फस, समझ में आई बात है कि नहीं है? ऐसा याद रखिएगा। चीनी यात्री फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और ये लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहा था तथा अपनी पुस्तक फौ कुओ की, क्या नाम है किताब का नाम? फौ कुओ की, याद रखिएगा। 14 वर्ष तक भारत में रहा और अपनी पुस्तक फौ कुओ की में क्या क्या था? ये अपने विवरण को लिखा था, याद रखिएगा। कहीं पर आप फौ कुओ की लिखना रहेगा, फू को की लिखल मिलेगा, तो एक ही बात हुआ। समझ में आई बात है कि नहीं है? तो ये किसका है? फाहियान का है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? और इन्होंने अपनी पुस्तक में यानी फू कौकी में मध्य प्रदेश की जनता को सबसे ज़्यादा क्या बताया? सुखी बताया था। याद रखिएगा ये बातें। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। आप इसको भी लॉजिकली याद रखिएगा। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, इसके दरबार में आया था। और ये भी चीनी ही यात्री था ह्वेनसांग, क्योंकि भारत जो था ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और उस समय में बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ था 6वीं शताब्दी के आसपास कि लगभग भारत के जो पूर्वी देश था, जैसे कि चीन हो गया, पूर्व में नहीं है, उत्तर पूर्व में है, वो अलग बात है, लेकिन लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, जो ये सारे देश हो गया, ये सारे देश में बौद्ध धर्म, म्यांमार हो गया, ये सब में अधिक बौद्ध धर्म का, थाईलैंड हो गया, इस सब में अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण बौद्ध क्या कहते हैं धर्म से जुड़े हुए लोग अधिक थे। और आपको पता है कि बौद्ध से जुड़ा हुआ धर्म स्थल जो हुआ करता था या शिक्षा का केंद्र जो था वो भारत तो था ही, भारत में भी स्पेशली बिहार था, जिसके कारण सब बिहार आया करते थे। इसीलिए करके बिहार से संबंधित हो जाता है, इसीलिए करके बीपीएससी ज़्यादा खास करके पूछता है सब चीज़ें। चलिए अब देखिएगा, 629 ईस्वी में चीन से चलता है और 630 ईस्वी में भारत में पहुंचता है और 645 ईस्वी तक ये भारत में रहता है, 15 वर्ष तक ये भारत में रहता है। समझ में आई बात है कि नहीं है? और यह स्पेशली आया था नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात आई तो बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, याद रखिए। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बख्तियार खिलजी ने जलाया था। और जो कौन था? ऐबक का सेनापति था, ऐबक का सेनापति था, याद रखिएगा। और बख्तियार खिलजी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में मर गया था। और बिहार में इमादपुर एक जगह है जो कहाँ पड़ता है? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में इमादपुर, यहीं पर इसको दफनाया गया था,
इसको दफनाया गया था बख्तियार खिलजी को। ये भी सवाल पूछा गया है, बीपीएससी स्वयं पूछा है कि बख्तियार खिलजी को बिहार में किस स्थान पर दफनाया गया है। तो याद रखिएगा इमादपुर में दफनाया गया है। समझ में आई बात है कि नहीं। बख्तियारपुर जो है जंक्शन, ये बख्तियार इसी के नाम पर यही बसाया था उस शहर को। चलिए अब देखिएगा कि ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो इसकी पुस्तक सी यू की में है। उसका कौन था? फाहियान का क्या था? हाँ, फ से फाहियान, फ से फू कौ की, ठीक है, याद रखिए, क्या याद रखिएगा? फू कौ की, ठीक है। और इसका जो है ह्वेनसांग का, इसका याद रखिएगा सी यू की, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब देखिए, ये तो हो गया मोटा मोटी जो हमारे सवाल में था। जो सवाल से बाहर जो आने की संभावना हो सकती है उसको भी ध्यान में रखेंगे कि अल बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और ये अरबी यानी तुर्किस्तान के लेखक हुआ करते थे। कौन? अल बेरूनी। आपको पता है कि महमूद गजनी जो है ये भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और प्रथम जो आक्रमण हुआ था वो 1000 ईस्वी में हुआ था। 1000 ईस्वी में हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? सिंध के सीमावर्ती क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? सिंध के सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था। और ये सीमावर्ती क्षेत्र किसका था? तो हिंदू शाही राजवंश का जो शासक था जयपाल के खिलाफ हुआ था। इसीलिए करके अगर मोटा मोटी राजा का नाम पूछा जाए किस राजा के खिलाफ पहला आक्रमण हुआ था, तो हम लोग याद रखेंगे जयपाल के खिलाफ हुआ था, ठीक है। इतनी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे ज़्यादा चर्चित आक्रमण इसका 1025 ईस्वी में जो 16वां आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, वो आक्रमण सबसे ज़्यादा चर्चित है, ठीक है। और अंतिम आक्रमण जो हुआ था 1027 में हुआ था। और ये हुआ था किसके खिलाफ? जाट के खिलाफ, जाट जनजाति के खिलाफ हुआ था। क्योंकि 25 में जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहा था ना, तो जाट जो था ना वो इसका विरोध किया था और कुछ धन दौलत उससे छीन लिया था रास्ते में, जिसके कारण ये अपना रास्ता बदल लिया, मुल्तान के रास्ते से चला गया गजनी। और फिर वहाँ सामान रख करके गजनी में अब फिर आया आक्रमण करने के लिए। ये जब भी लूटता था तो पहले सामान गजनी पहुँचाता था और फिर दूसरा बार आक्रमण करने के लिए आता था। तो इस तरह से एक टोटल 17 बार किया और किसी की गलती को माफ़ नहीं करता था ये। तो इस तरह से ये 17 बार लूटा था। इतना बातें ध्यान में रखिएगा। चलिए इनकी पुस्तक किताब उल हिंद, किसका? अल बेरूनी का। किताब उल हिंद या इसी का और नाम है तहकीक हिंद, या इसी को हिंदी भाषा में कह सकते भारत की खोज है। तो पूछा जाएगा कि भारत की खोज या तहकीक हिंद किताब किसने लिखा? अल बेरूनी ने लिखा, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बेरूनी फिरदौसी एवं उलवी महमूद गजनी के क्या थे? ये दरबारी हुआ करते थे। समझ में आई बातें कि नहीं है? इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे है कि विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी, कौन आया था? निकोलो कॉन्टी 1420 में आया था। कब आया था? 1420 में देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कॉन्टी। ये कहाँ का यात्री था? इटली का। कई बार आपको क्या करेगा पता है? आपको सीधा कह देगा कि विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कॉन्टी जो यात्री था, जो आया था, वो कहाँ का था? याद रखिएगा इटली का था। इतनी बातें याद रखिएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था और ये 1442 ईस्वी में आया। तो देवराय प्रथम के दरबार में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी 1420 में आया और फारस यात्री अब्दुल रज्जाक जो था ये देवराय द्वितीय के दरबार में 1442 में आया। समझ में बात है कि नहीं है? इसके अलावा पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस, क्या नाम है? डोमिंग पायस और बारबोसा, ये दोनों जो है ना तुलुब वंश के शासक कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित था? तुलुब राजवंश से। तो इसी के दरबार में 1515 में आया था। याद रखिएगा ये यात्री। इसके अलावा इब्न बतूता आप जानते हैं कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक रिहला में
सल्तनत कालीन इतिहास का क्या क्या है, वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक इसको 1336 ईस्वी में, किसको, इब्न बतूता को 1336 ईस्वी में काजी नियुक्त करता है। ये बातें पहले भी बोले हैं। 1342 में इसे राजदूत बना करके कहाँ भेजता है, चीन भेजता है। ये बातें ध्यान में रखेंगे। इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता ये मोरक्को, जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है, मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को की राजधानी राबात है, अफ्रीका महादेश में पड़ता है। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक को आपको पता है कि सल्तनत काल में ये सर्वाधिक विद्वान राजा था, सर्वाधिक विद्वान। एकरा इतना पढ़ा लिखा तो कोई था ही नहीं। जितना भाषा ये जानता था ना, उतना भाषा कोई। सल्तनत काल में क्या राजवंश हुआ, सल्तनत काल में कितना राजवंश हुआ बताइए, 5 गो हुआ। कौन कौन हुआ, गुलाम वंश। कब से कब तक रहा ये, 1206 से 1290 तक। उसके बाद आया खिलजी वंश, 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी। और खिलजी के बाद कौन आया, गोल खिले तो तुगलक। तुगलक कब आया, 1320 से लेकर के 1388। और फिर बीच में जाकर के ना उत्तरवर्ती तुगलक आया, उत्तरवर्ती तुगलक, ठीक है। और इसके बाद तुगलक के बाद सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक, हाँ 1414 से लेकर के ना 20 तक रहा। 1414 से बताइए, हाँ। खिलजी वंश कब, अच्छा इसके बाद कौन वंश आया था ये पहले बोलिए, लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना कब हुआ, 1526 में खत्म हुआ ना, आया कब था ये हम पूछ रहे हैं। जब तक आया होगा तब तक इसका 1414 से शासन रहेगा। बताइए, 40 में 75 वर्ष तक उसका शासन रहा था, 1451 ईस्वी तक, ठीक है। और उसका जो रहा था लोधी का रहा था 1451 से लेकर के 1526 तक। उसके बाद मुगल आ जाता है, तो ये काल हो गया। तो ये जो 5 राजवंश में जितना भी राजा हुआ ना, सभी राजा में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। चाहे वो भाषाई क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था, लेकिन इसे पागल भाषा कहा जाता था। पागल एवं रक्त पिपासु तथा स्वप्नशील बादशाह कहा जाता था। क्यों कहा जाता था पागल बादशाह? इसको अपनी सनक भरी योजना के लिए कहा जाता था, कि मतलब इसका योजना ही ऐसा था कि लोग इसको पागल बोला करता था। स्वप्नशील इसलिए बोलता था, कहा जाता था, जनता समझती ये थी कि रात में पागल बादशाह जो सपना देखता है ना सुल्तान, सुबह में करने के लिए शुरू कर देता है, जो सपना देखा वही करना शुरू कर देता है। और रक्त पिपासु इसलिए कहता था क्योंकि जनता इससे इतना परेशान थी कि इसके शासन काल में जनता को ये लग रहा था कि राजा के रहते हुए हमारे शरीर में खून नहीं चढ़ेगा, खून का एक बूंद भी नहीं बचने देगा ये। क्यों? इतना जनता को परेशान करता था कि जनता इससे परेशान थी, आई जनता से परेशान था। समझ में आई बात है कि नहीं आई? इसकी नीति में एक बड़ा फेमस नीति है राजधानी परिवर्तन। क्या है? राजधानी परिवर्तन। इसके बारे में जानते होंगे कि इसकी पहले राजधानी जो हुआ करती थी तुगलक वंश में, कहाँ हुआ करती थी? राजधानी कहाँ थी इसकी? दिल्ली थी ना, राजधानी थी दिल्ली। और दिल्ली से ये लेके चला आया देवगिरी,
और देवगिरी का नाम बदल करके रख दिया दौलताबाद। ये दक्षिण भारत में पड़ता है देवगिरी। समझ में आई बात है कि नहीं आई? और जब ये राजधानी परिवर्तित कर रहा था ना, तो बहुत सारे इतिहासकार हैं, इसामी है, फरिश्ता है, वदायूनी है, ये सारे लिखते हैं कि जब राजधानी चेंज कर रहा था तो दिल्ली के लोगों को, जो दिल्ली राजधानी में रह रहा था यहाँ की जनता, इसको उठा करके देवगिरी ले गया। इसका मतलब ये नहीं कि केवल जनता को ले गया, उसके घर द्वार तोड़ ताड़ के सब कुछ को ले गया कि भैया तुम राजधानी में रहते हो, राजधानी हमारा चेंज हो गया, तुम राजधानी में रहने वाले लोग हो, तुम्हारी पर्सनालिटी राजधानी में रहने लायक है, तो तुमको राजधानी में रखेंगे हम, तुम्हारे साथ जरा भी बेईमानी नहीं करेंगे। इसलिए घर द्वार उठाओ और सीधा कहाँ चलो, देवगिरी चलो, दिल्ली छोड़ो। और देवगिरी के लोगों को कहा बाबू तुम तो कभी राजधानी में नहीं रहता है, तो तुम्हारा कैसे अधिकार है राजधानी में रहने का? तो घर द्वार उठाओ और सीधा कहाँ पहुँचो, दिल्ली जाओ। तुम राजधानी में कभी रहता नहीं है, तुम्हारा तो अधिकार नहीं राजधानी में रहने के लिए, इसलिए तुम घर द्वार उठा के कहाँ जाओ, दिल्ली जाओ। समझ में आई बात है कि नहीं आई? इस तरह से अब बताइए कि किसी का रोजी रोटी, घर द्वार, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ दिल्ली में है, और उसको कहेगा घर उठा के चल। बताइए, किसी का फूस का घर होगा, चलो छोड़ के चल जाएगा, और कोई मान लिया बना लिया बिल्डिंग, या बहुत बड़ा उसका खेत उत होता होगा, कुछ भी होता होगा, कैसे जाएगा वो? ना चल, नहीं जाएगा कैसे? तो इस तरह से उठा गया। यहाँ तक कि आदमी है नहीं, घरे द्वार नहीं, राजधानी में जो जानवर आवारा घूमता था ना, उस जानवर को भी उठा के ले गया कहाँ, देवगिरी, कि बाबू तुम आवारा जानवर, राजधानी का जानवर है, तुम राजधानी में रहेगा। उसको कहाँ ले गया, देवगिरी ले गया। और देवगिरी का जो जानवर था ना, उसको बोला ना तुम राजधानी में रहने वाला नहीं है, तुम दिल्ली चल। उसको दिल्ली ले गया। यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली जो था ना, भैंस बकरी, इस सबको भी उठा के ले गया राजा, राजधानी चलो। हाँ, जो भी अब वो जाने, हमको उतना मतलब नहीं है, लेकिन जो इतिहासकार लिखता है कि कुत्ता बिल्ली बकरी जितना भी था, भेड़, उस सबको उठा करके राजधानी ले गया। और जो वहाँ पे था उसको उठा के कहाँ पहुँचाया, दिल्ली पहुँचा दिया। यहाँ तक कि जो लंगड़ा लूल्हा जो था ना, अपंग व्यक्ति या जो अंधा था, जो जाना नहीं चाहता था, जो भिखमंगा था, उसको भी बोला कि तुम भीख राजधानी में मांगता है तो राजधानी चल, वहाँ मांगेगा भीख। और जो लंगड़ा वगैरह नहीं चल पाता था, तो एक यंत्र हुआ करता था गुलेची की तरह, ऐसे गुलेची देखे है ना, इस तरह से। तो गुलेची छोटा होता है और वो बड़ा बड़ा यंत्र था, उससे बारूद फेंका जाता था, बड़ा बड़ा गोला। तो जो लंगड़ा लूल्हा था ना, कहता है इतिहासकार, उस लंगड़ा लूल्हा को जो चल नहीं पाता था, उसमें फंसा करके तब फेंक के राजधानी ले गया। समझ में आई बात है कि नहीं आई? कि राजधानी में रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो मर गया रास्ते में तो उसको उठा के ले जाता था, कि लाशों बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, राजधानी की लाश है, राजधानी लेके चल। समझ में आई बात है कि नहीं आई? तो अब बताइए, इसको पागल भाषा बोला जाए कि नहीं बोला जाए? ऐसी इसकी सनक भरी योजना थी। समझ में आई बात है कि नहीं आई? चलिए अब देखिएगा कि तो इसे लेकर के जनता इससे परेशान था, और ये जनता से परेशान था। जनता से परेशान नहीं हुआ, उतना जनता था, सबको उठा के ले जाना, उठा कर लाना, इसको तकलीफ हो रहा कि नहीं हो रहा है? बताइए, हो रहा था ना, इसी लेकर के परेशान था। तो याद रखिएगा। और कितना होशियार राजा था बताइए, इब्न बतूता जो घूमने आया था, उसको अपना काजी नियुक्त कर देता। भारत में उसको लोग नहीं मिल रहा था, बताइए, इसकी विद्वता से खुश होकर के। अब देखिएगा, एक एत सिंह था, यह स्वयं बीपीएससी पूछा है, इस भी पूछा था, कब आया था, पूछा है ना, कि एत सिंह जो है 673 ईस्वी में भारत आया था। ये बातें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? बताइए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। चलिए देखिए, सब लोग कह रहे हैं अहमदाबाद हड़ताल, सब लोग कह रहे हैं, तो सही होगा अहमदाबाद। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, सत्याग्रह वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। लेकिन यही पूछ देगा कि भारत की भूमि पर गांधी का पहला सत्याग्रह भारत की भूमि पर
पहला सत्याग्रह तो सब लोग जानते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़े भी हैं। चंपारण के बारे में 2 सवाल करवा है इसमें। तो ये चंपारण था जो गांधी को गांधी बनाने का काम किया। समझ में आई बात है कि नहीं आई? याद रखिएगा। लेकिन पहली बार जब भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर, वो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो था, जो सूती वस्त्र का जो कारखाना था, फैक्ट्री था, उसके मजदूर जो थे हड़ताल कर रहे थे बोनस के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैल चुका था। अहमदाबाद में प्लेग फैल चुका था, जिसके कारण फैक्ट्रियाँ बंद थी। तो कंपनी पहले आश्वासन दिए हुए था कि किसी भी तरह का अकाल आएगा, आपदा आएगा ना, तो उस कंडीशन में आपको मदद किया जाएगा, कंपनी से निकाला नहीं जाएगा, ठीक है, फैक्ट्री से निकाला नहीं जाएगा। और बोनस के रूप में आपको उस समय, जिस समय कोई आपदा मिलेगा तो आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो कंपनी क्या थी कि बोनस 20% देने की बात कर रही थी कि हम 20% देंगे। इसका मतलब समझ में आया कि आपका वेतन अगर 100 रुपया है तो हम आपको 20 रुपया, क्योंकि प्लेग फैला हुआ काम तो होगा नहीं, हम आपको 20 रुपया देंगे। जैसे कोरोना फैला था तो माननीय प्रधानमंत्री आह्वान किए थे ना कि जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, कम से कम मजदूर को बाहर नहीं निकालिए, कम से कम उसे घर चलाने के लिए वेतन आप बैठे रहने पर भी दीजिए ताकि घर चले। तो उसी तरह से प्लेग फैलने पर 20% कंपनी देने के लिए तैयार थी कि हम आपका जितना वेतन था उसका 20% हम क्या कर देंगे, आपको बोनस देंगे। लेकिन जो मजदूर था ना, वो मजदूर करा था ना 20% से क्या होगा, 50% कम से कम दीजिए, कम से कम आधो दीजिएगा तब ना खर्चा चलेगा। कंपनी कर रही थी ना, हम देवे ना करेंगे। और गांधी जी तो ऐसा मौका ढूंढते थे कि ऐसा कहीं मौका मिल जाए जब फोटो सेशन हो जाए, है कि नहीं। चलिए, गांधी जी क्या करते हैं, इस मामला को सुलझाने के लिए मजदूर के पास आते हैं और मजदूर का जो समस्या था उसको सुनते हैं। गांधी से कहते कोई बड़ा बात थोड़े है, ऐसा करते हम भूख हड़ताल पर बैठते हैं, अंग्रेज अपने आएगा। भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो भूख हड़ताल पर जब बैठता है तो स्वाभाविक कोई गांधी है, चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ है कि नहीं। और जस्ट होवे किया है, क्योंकि ये 1918 में हुआ था और 17 में चंपारण में अभी सफलता ही मिली है। 18 में कहिए ना कि चंपारण तिनकठिया पर था तो मई में ख़त्म हुआ ना 18 में। तो बताइए कि लगभग तो एकदम अभी ताज़ा है वो। गांधी का तभी परचम लहर रहा है। आ गए भूख हड़ताल पर बैठ गए, अंग्रेजवा सोचा रहे बकलोल कहीं का। फिर आ गया गांधी भूख हड़ताल पर। उस समय तो भूख हड़ताल नहीं किया था तो इतना तांडव हो गया। इस बार खा पी कुछ नहीं रहा है, कुछ हो गया ना फिर तांडव हो जाएगा। इसलिए करके क्या कहता पहले सुलट लो। तो कंपनी से समझौता हुआ। तो गांधी जी पहले समझाते हैं मजदूर को, देखो तुम 50% मांग रहा है ना, ऐसा करो थोड़ा तुम भी समझौता करो, 15% तुम घट जाओ, ठीक है, तो 35% हो जाएगा। मजदूर बोला ठीक है। अब कंपनी जब आई तो कंपनी को कहते हैं गांधी जी कि भैया तुम 20% दे रहे हो, 15% तुम बढ़ जाओ। इनको बोला गया कि 15% तुम घट जाओ, और इसको बोला गया कंपनी को 15% तुम बढ़ जाओ। दोनों का बराबर का मामला हो जाएगा। दोनों मिलाकर कितना हो गया, ये 20% बढ़ाएगा तो 35, और ये 15% घटाएगा तो ये 15% बढ़ाया तो 35, ये 15% बढ़ाया तो 35, कुल मिलाकर के 35% मिलेगा आपको। और कंपनी को कहा कि आप 35% दीजिए, तब अनशन खत्म करेंगे भूख हड़ताल, और नहीं तो भूखे रहेंगे। जानवे करते हैं चंपारण में क्या हुआ था, उस समय तो भूखलो न रहे थे, इस बार तो भूखले हैं। कंपनी का चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, 35% हम देंगे। दोनों में समझौता हो गया, खाना पीना खा लिया, मौज में आ गए। सवाल छप गया कि कहिया भूखल रहे थे पहली बार, है कि नहीं। चलिए, तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर में गए थे। कोई समस्या इसमें नहीं ना। चलिए, खाली इसी से काम नहीं होगा, हम लोग अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे। अब रॉलेट एक्ट के बारे में, ठीक है, एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि सवाल देखिए आपको लगेगा कि अभी लंबा समय लग रहा है, लेकिन लंबा लगेगा जानते, सवाल फंसने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि हर टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। अब देखिए रॉलेट एक्ट क्या था। देखिए, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? अच्छा, जो पेन आपको दिखेगा नहीं ना, वो हमको बताइएगा सर ये नहीं दिख रहा है, हमको तो सब भी दिखता है। कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से
18 तक। तो हम लोग को तो इस समय अंग्रेज दुश्मन न था, लेकिन अंग्रेज एक्चुअली क्या था कि भारत को गुलाम नहीं समझ रहा था। वो समझ रहा था कि भारत हमारा देश है, हम यहाँ पर राज कर रहे हैं, यहाँ के लोगों पर राज कर रहे हैं, हम शासक हैं, ऐसा लग रहा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज फंस गया था, ब्रिटेन जब फंस रहा था, तो इसको सेना की ज़रूरत थी। ब्रिटेन जब फंस रहा था, इसको कौन सी ज़रूरत था? सेना की ज़रूरत था। तो 1914 में जो अंग्रेज़ था वो हमें आश्वासन देता है कि आप आज़ादी के लिए मांग कर रहे हैं इतना बरस से, 150 बरस से, तो ऐसा करिए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, हम फंसे हुए पूरे दुनिया में लड़ रहे हैं, आप क्या करिए, जो नौजवान हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो यहाँ पर लड़ते हैं हमसे आज़ादी के लिए, आप सब मिल करके हमारे ब्रिटिश सेना में भर्ती हुई, और हम जब इस प्रथम विश्व युद्ध को जीत जाएंगे ना, तो जीतते के साथ हम आपको आज़ाद कर देंगे, या तो आपको डोमिनियन स्टेट्स घोषित कर देंगे। डोमिनियन स्टेट्स याद रखिएगा, क्या बोला? चाहे तो आपको आज़ाद कर देंगे या डोमिनियन स्टेट्स घोषित कर देंगे। आज़ाद का तो मतलब समझे रहे हैं, देश छोड़ के चल जाएंगे, अपना राज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डोमिनियन स्टेट्स का मतलब, डोमिनियन स्टेट्स का मतलब देखिए, समझ लीजिए, डोमिनियन स्टेट्स जब पढ़िएगा ना हिस्ट्री की बुक, तो मिलता होगा डोमिनियन स्टेट्स, तो हम लोग पढ़ के आगे बढ़ जाते, चलो डोमिनियन स्टेट्स कुछ होगा, क्या राज कहीं होगा, ऐसा नहीं है, कोई राज नहीं है डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या था? देखिए, अभी डोमिनियन स्टेट से पहले देखिए, अंग्रेज क्या करता था कि कानून बनाता था, जैसे कि आप पढ़ते होंगे रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब पढ़ते होंगे, ये सारे कानून ना ब्रिटेन से बन के आता था, ठीक है, और ब्रिटेन से बन के आता था, और ये सारे कानून भारत पर लागू होता था, और भारत पर लागू करके शासन कौन करता था? अंग्रेज करता था। कानून भी बनाया अंग्रेज, लागू हुआ भारत के लोगों पर, और शासन कर रहा है अंग्रेज इसी कानून के तहत, ठीक है। तो ये तो हो गया गुलामी की दास्तां, गुलाम हो गए हम। लेकिन डोमिनियन स्टेट्स में क्या होता है? इसमें दूसरी समस्या होती है कि कानून बनेगा ब्रिटेन में, लागू होगा भारत में, लेकिन शासन जो करेगा वो भारत का लोग करेगा, अंग्रेज ना करेगा। मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी बनेगा भारत का लोग बनेगा, लेकिन उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। कानून कहाँ से बन के आएगा? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कानून बन के आएगा, आपको कानून देंगे, आप प्रधानमंत्री बनिए, आप राष्ट्रपति बनिए, मंत्री बनिए आप, लेकिन कानून आपको नहीं बनाना है, कानून ब्रिटेन से बन के आएगा। तब ऐसा अगर भारत में होता, तब हम बोलते कि भारत जो है ना, ब्रिटेन का क्या है? डोमिनियन स्टेट्स है। समझ में आई बात है कि नहीं आए? कोई समस्या है इसमें? नहीं ना। आप देखिएगा कि किसी लड़की का जब शादी होता है ना, और अगर उसकी माँ ज़्यादा होशियार होती है, उन्नत किस्म की होशियार, उन्नत किस्म की, उसको देखिएगा जब शादी होकर के जाती है वो मायके ससुराल लड़की, तो उस लड़की की माँ फ़ोन करती हैं मायके से, और उसको तरह तरह के नियम कानून बताती हैं। तरह तरह का नियम कानून यही कि दो ढंग की माँ होती है। एक होती है कि चलो किसी तरह उसको समझा बुझा के, कोई परेशानी भी है तो उसको मैनेज करती है, और एक होता है कि मैंने बुढ़िया तुम पर डाबेगी, आप लो, हाँ तो कमाई खाती है कि ओकरे कमाई खाती है, लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कानून वहाँ से बन के आ रहा है कि तुमको ऐसे नहीं करना है, और लागू कहाँ हो रहा है? ससुराल में। समझ में आई बात है कि नहीं आए? तो जो बना के भेजा है वो यहाँ पर राज नहीं कर रहा है, उस कानून के थ्रू कौन राज कर रहा है? उसकी बेटी राज कर रही है। समझ में आई बात है कि नहीं आए? वही समझिए कि इसका मतलब उसका ससुराल जो बन गया है ना, अगर उसका बनाया हुआ कानून, उसकी माँ के बनाया हुआ कानून उसका ससुराल में लागू हो रहा है, और उसी से वो राज कर रही है, तो समझिए उसका ससुराल डोमिनियन स्टेट्स हो गया उसके मायके के लिए। समझ में आई बात है कि नहीं आए? कोई समस्या? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं? आप ये नहीं बोलते हैं आपके घर में, किसके घर में, ये नहीं बोलते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जो होती है सास, वो भी भर दिन दूसरे जगह बोलते रहती है, जो मैया सिखाती है वही करती है। माँ फ़ोन करती है, दिन भर तो फोने पर लगल रहती है। ले, अरे माँ है तो लगल नहीं रहेगी। बस माँ को ये भी समझना चाहिए कि मिली जुली सरकार चलाएं, है कि नहीं? दोनों को मिला करके रखें, इन्हें कि घरे तरवा दे। चलिए, तो हमको बोला गया कि चलिए हम आपको डोमिनियन स्टेट्स घोषित कर देंगे।
तो गांधी जी को थोड़ा सा विश्वास हो गया उस समय भी कि चलिए ठीक है, कम से कम तो आज़ाद ना तो डोमिनियन स्टेट घोषित करेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भारतीय को शोषण करने वाला कानून होगा उसको लागू ना करेंगे, और जो भारतीय के हित के लिए होगा उसको लागू करेंगे। तो गांधी जी क्या किए कि सभी युवाओं से आह्वान किए कि आप अंग्रेजी सेना में भर्ती होइए, अंग्रेजी सेना में क्या होइए, भर्ती होइए। इसीलिए करके गांधी जी को ना उस समय भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला एजेंट या भर्ती करने वाला दलाल कहा गया। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि गांधी जी इसके बात में आ गए तो सब बात में आ जाएगा। जो उग्रवादी नेता थे, है कि नहीं, तो वो बोल रहे थे अरे गांधी जी भर्ती करवा रहे हैं सब युवा को पकड़ पकड़ करके, लगता है अंग्रेज का दलाल हो गया है, एजेंट बन चुका है, भर्ती करवा रहे थे, इसीलिए अगर कहा गया भर्ती करने वाला सार्जेंट। लेकिन गांधी जी को लग रहा था कि हम लोग 150 वर्ष से लड़ रहे हैं, आज़ाद नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि इसी बहाने आज़ाद कर दे, अभी फंसा हुआ है, मदद करेंगे तो हो सकता है कि जो थोड़ा सा दया आ जाए, है कि नहीं। लेकिन अंग्रेज है, तो 14 से 18 तक चला, हम लोग उसको साथ दिए। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी भरपूर साथ दिए, भर्ती करवाए नौजवानों को आह्वान कर करके राष्ट्र स्तर पर। जब 18 में ब्रिटेन जीत जाता है तो हम लोग वेट करते हैं कि चलो जीत तो गया, अब जा करके हमें आज़ाद करेगा या डोमिनियन स्टेट घोषित करेगा। ये बकलोल क्या करता है कि ना आज़ाद करता है ना डोमिनियन स्टेट घोषित करता है, करता क्या है, ला देता है, क्या पता आपको, भारत शासन, नहीं, भारत शासन अधिनियम 1919। समझ में आई बात है कि नहीं आए, 1919। इसका मतलब स्पष्ट बात क्लियर हो गया कि आप ना आज़ाद किए ना डोमिनियन स्टेट्स, और एगो अधिनियम ला करके हमारा पर राज करना शुरू कर दिए, तो वादा टूट गया कि नहीं टूट गया। इसीलिए करके अब भारतीय लोग ने आंदोलन करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ कि तुमको हम मदद किए, तुम जो वादा किया वादा निभाओ, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। जगह जगह आंदोलन करना शुरू किया। अंग्रेज को आ गया गुस्सा, तो आंदोलन करेगा तुम, थोड़ा बताते हैं, रुको। तो एक्चुअली क्या था कि ऐसे अगर पकड़ के ले जाता, नॉर्मली जो कानून था लागू, उससे पकड़ के ले जाता तो छूट जाता। इसीलिए करके क्या किया कि जो उस वादा से मुकर जाने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया, उसको पकड़ने के लिए, जेल में डालने के लिए रोलेक्ट कानून लाया गया। रोलेक्ट कानून, रोलेक्ट कानून में क्या था कि एक अलग से न्यायालय बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट तो था ही ना, सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा था, अपीलीय न्यायालय कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। अभी भी सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन होता, सुप्रीम कोर्ट होता। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट था कि कहीं से भी मामला फंस गया तब सुप्रीम कोर्ट में जाए। अलग बात है कि अंग्रेजों के गुलाम हुआ करता था कोर्ट भी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होता है। लेकिन एक नया कोर्ट बनाया गया, और इस नया कोर्ट में 3 गो जज रखा गया। और जब भी रोलेक्ट एक्ट के तहत किसी को पकड़ा जाता था, किसी भी सस्पिशन के तहत, सस्पिशन का मतलब समझते हैं, अगर अंग्रेज को डाउट हो जाता कि लगता है कल लेन हमारा खिलाफ आंदोलन करेगा, तो आज ही आपको पकड़ लेता। आंदोलन करिए भाई, ना करिए, खाली लग जाता कि लगता ही आंदोलन करेगा। समझ में आई बात है कि नहीं है, माने गलती करने से पूर्व भी उसको गिरफ्तार कर लेता था। तो ये सीधा वैसे लोगों को गिरफ्तार करता था, लगता था कि जिसके पीछे भीड़ है, जिसके पीछे लोग हैं, या जो क्रांतिकारी नेता था, उसको पकड़ करके गिरफ्तार करके इसी के तहत क्या करता था, जेल में डालता था। और इसका जब निर्णय होता था, सुनवाई होता था, ये नया वाला कोर्ट में होता था। और नया वाला कोर्ट जो निर्णय दे देता था ना, इस निर्णय को आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते थे। समझ में आई बात है कि नहीं आई। और इस कोर्ट में जब भी सुनवाई होती थी, ना तो आप पहला नंबर वकील रख सकते हैं, आप वकील नहीं रख सकते हैं इस कोर्ट में। आप दलील नहीं रख सकते हैं यहाँ पर। दलील मतलब समझते हैं, सबूत। जैसे आप मान लीजिए अभी आपको पढ़ा रहे हैं, 5 बज रहा है, दुकान में चोरी हो गया, आप कल आइएगा, आपको पकड़ के कूटना शुरू कर देगा। आप बोलिएगा कि काहे कूट रहे, बोलेगा हमारा दुकान में चोरी हो गया। तो क्या बजे हुआ, 5 बजे। तो आप कहिएगा ना कि 5 बजे में चलिए, आप कोचिंग में जाके पूछिएगा कि हम 5 बजे पढ़ रहे थे कि आपके दुकान में चोरी कर रहे थे। न यकीन है तो देखिए वीडियो भी शूट हो रहा था। समझ में आई बात है कि नहीं है। तो प्रूफ दीजिएगा ना कि देखिए वीडियो शूट हो रहा था, बाकी का बच्चा है उससे पूछ लीजिए, आपके जब पास जो प्रूफ्ड है, जो बातें लिखा है वो बताइएगा, देखिए ये सब आज उस दिन हुआ था 5 बजे, ये प्रूफ्ड हुआ। उसी को दलील बोलते थे। लेकिन था क्या कि उस कोर्ट में ना आप दलील भी नहीं रख सकते हैं, सबूत भी नहीं दे सकते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं है। और ना ही सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं।
इस रॉलेक्ट एक्ट के तहत, रॉलेक्ट कानून के तहत। समझ में आई बात है कि नहीं आए? तो ना वकील रख सकते हैं, ना दलील रख सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं। इसीलिए करके कहते हैं इसको बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। समझ में आई बात है कि नहीं आए? मतलब सीधा पकड़ के आपको कूटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात है कि नहीं आए? तो इसीलिए करके ये क्या लाया गया, रॉलेक्ट एक्ट लाया गया। समझ में आई बात है कि नहीं? बाद में जाकर के आप जानते हैं कि रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में पहले तो वह वादा से मुकर गया, तब आंदोलन हो रहा था, तब यह कानून लाया गया, पकड़ना शुरू किया गया, तब इस कानून के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। और उसी आंदोलन के का एक दृश्य था कि पंजाब में सतपाल और किचलू जो स्थानीय नेता थे वो 9 अप्रैल को आंदोलन कर रहे थे इसी कानून के खिलाफ में। उनको पकड़ा जाता है, फिर जाकर के आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग का जो एक सम्मेलन होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिर जाकर के जलियांवाला बाग घटना घटित हो जाती है। इस तरह से क्रम दर क्रम जो है सो घटनाएं होती जाती है। समझ में आई बात है कि नहीं? रॉलेक्ट एक्ट। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, जितनी बातें आपको बोलने हैं उतनी बात यहाँ पर लिखल होगा, सारी बातें लिखा हुआ है, ठीक है। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल इसी आंदोलन में किया और 35% मांग को रखे तथा मिल मालिक इसके लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। जितना बात बोले हैं उतना ही बात आपको PDF में मिल जाएगा। अब असहयोग आंदोलन बच गया। असहयोग का मतलब ये होता है कि सहयोग नहीं करना, अंग्रेज को सहयोग ही नहीं करिए। एक बात बताइए, इस देश में डॉक्टर है, नर्स है, वकील है, शिक्षक है, अगर ये सरकारी गवर्नमेंट का जितना भी एम्प्लॉयर है हर विभाग का, ये काम करना बंद कर दे, अपना सेवा देना बंद कर दे, देश चलेगा? डॉक्टर हड़ताल पर रहेगा, मरीज कहाँ जाएगा? ड्राइवर, रेल का ड्राइवर हड़ताल कर दे, ट्रेन चलेगा? नहीं चलेगा। शिक्षक हड़ताल कर दे, स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। वकील हड़ताल कर दे, कोर्ट चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना कुछ बिगाड़े केवल आप अपना नौकरी केवल सरकार से वापस कर लिए तो सरकार क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। बस यही था असहयोग का मतलब। और इसी के माध्यम से हम लोग सरकार को सहयोग कर रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई भी सरकारी टीचर अगर है या वकील है, वो अगर बहस कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो समझिए वो सरकार को सहयोग कर रहा है, वेतन लेता है। फिर भी अगर मान लीजिए वेतन ना भी ले तो उसका चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया असहयोग। मतलब जो भी सरकारी सेवा में है, जिस भी तरीका से सरकार को मदद मिल रहा है, वो सारी मदद को क्या कर देना, समाप्त कर देना, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से मिलता हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से मिलता हो। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में क्या हुआ था, पास हुआ था। याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। और बाद में जाकर के नागपुर अधिवेशन में जाकर के क्या होता है, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। न्यू बैच 2:30 बजे में, और BPSC PT के लिए 70वीं के लिए ना, वो 4 बजे से है, 4 से 5:30। नहीं, दूसरा टाइम नहीं है। नहीं, सुबह टारगेट बैच बस एक ही चल रहा है 70वीं का। जनरल तो सुबह में 6 बजे चलता है, 7:30 बजे चलता है, 9 बजे चलता है, 2:30 बजे चलता है। ठीक, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए तो अब इसका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? विदेशी वस्तु, सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, सरकारी नौकरी का क्या करना, बहिष्कार करना। अभी जैसे आपको एग्जाम्पल बताए कि ये सारे काम अगर कर दिया जाए तो सरकार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। यही उद्देश्य था। अब जब आंदोलन होता है तो गांधी जी हमेशा जब भी आंदोलन किए तो उनका एक ही उद्देश्य था कि अहिंसा को सर्वोपरि रख करके आंदोलन करना। कहीं पर मार काट, धुआंधार, बल्लेबाजी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? मार काट नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात है कि नहीं है? बाद में जाकर के आप देखिएगा कि गांधी जी का जब 11 सूत्रीय मांग आया था ना, उसमें ये भी था कि भारतीय लोगों को ना आप लाइसेंस दीजिए हथियार रखने के लिए, ठीक है। जब अहिंसा की बात हो रही थी तो फिर लाइसेंस रखने की कौन ज़रूरत था, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं है, अलग अलग समय था, गांधी जी का अलग सोच था, परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है डिमांड किए होंगे। चलिए तो इस तरह से
अहिंसा को सर्वोपरि रख करके चाहते थे कि वो आंदोलन हो। लेकिन हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन जब शुरू होता 20 में, तो ये 22 तक आते आते हिंसक हो जाता है, मतलब मार काट पर उतर आता है। और इसी का कर्म क्या हुआ मार काट का कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा चौरी एक नामक स्थान है, चौरा चौरी एक स्थान है, वहीं पर एक अंग्रेजी पुलिस थाना था। उस थाना में भीड़ क्या किया, जो आंदोलनकारी था वो थाने को भी जला दिया, और उस थाना में 22 गो पुलिसकर्मी था, उस सबको क्या कर दिया, गोली मार करके हत्या कर दिया, बाकी थाना को जला दिया। समझ में आई बातें कि नहीं आई? अब देखिए कि अहिंसा के पुजारी के सामने में क्या हो गया, हिंसा हो गया। गांधी जी को अच्छा लगेगा, उसमें भी गांधी जी के नेतृत्व में। इसी गुस्सा से गांधी जी क्या करते हैं कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। बोले ना, हिंसा का जगह नहीं है बाबू, हिंसा कर दिया, आंदोलन खत्म। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। किसके कारण हुआ, चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हो गया। केवल आप देखिए 7 दिन के अंदर आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। और फिर इस घटना के कारण, क्योंकि अगुवाई तो गांधी जी कर रहे थे, इसी के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को जेल होता है, 6 वर्ष का जेल होता है, ठीक है। लेकिन गांधी जी का तबीयत खराब हो जाता है जेल में। 1924 में इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। देखिए गांधी जी जब जब जेल जाते हैं आराम से रिहा हो जाते हैं, लेकिन भगत सिंह एक बार जेल गए, रिहा नहीं हो पाए। समझ में आई बात है कि नहीं आए? चलिए, तो 1924 में जब बाहर निकलते हैं तब आपको पता है कि कांग्रेस का कांग्रेस का ये बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, बेलगांव अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में एकमात्र बार गांधी जी क्या करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। ये बातें पहले भी बताए हम लोग। चलिए, तो इस तरह से ये नहीं समझिएगा कि 6 वर्ष तक सुनाया गया उनको 6 वर्ष का, लेकिन 6 वर्ष तक रहे नहीं। चलिए, रॉलेट एक्ट अभी जस्ट ही हम आपको बताए कि अब मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए शुरू किया गया था। और इस कानून का जो अध्यक्ष था वो सिडनी रॉलेट था। और ये जो पारित हुई थी वो सेडिशन समिति के सिफारिश पर हुआ था। किस समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा, पूछा जाएगा रॉलेट एक्ट जो है सो किस समिति के सिफारिश पर पारित हुआ था, तो सेडिशन समिति, ठीक है, याद रखिएगा। इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया। गांधी जी से काला कानून कह करके पुकारे थे। रॉलेट एक्ट के संबंध में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि इस एक्ट ने अपील, वकील और दलील का व्यवस्था का क्या कर दिया, अंत कर दिया। ये सवाल पूछा गया हुआ है, याद रखिएगा सारी बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। बारदौली सत्याग्रह था आपका ऑप्शन में, जो ऑप्शन में दिया हुआ है सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि वहाँ से सवाल अगर है, क्योंकि ऑप्शन में दिया है तो आयोग के नज़र में वो आंदोलन है तब न दे रहा है ऑप्शन में। चलिए, पूछे या ना पूछे। चलिए, बारदौली सत्याग्रह जून 1928 में हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उस समय जो कानून था, उस कानून के हिसाब से अगर मान लीजिए किसी प्रकार की फसल की बर्बादी हो जाती है तो उसको माफ़ कर दिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, या अकाल आता था तो उस समय टैक्स को कम कर दिया जाता था, या ज़्यादा प्रभाव पड़ता था तो माफ़ कर दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ की प्रांतीय सरकार, बारदौली का जो प्रांतीय सरकार था, वो लगान में 22% की वृद्धि कर दिया। क्या कर दिया? 22% की वृद्धि कर दिया। एक तो वहाँ पर अकाल आ गया, और अकाल के समय में भी एक तो टैक्स छोड़ने के बदला क्या किया, वो और बढ़ा दिया 22%। और सत्याग्रह के बाद राजस्व अधिकारी जिसका नाम था मैक्सवेल और न्यायिक अधिकारी जिसका नाम था वोमफील्ड, क्या नाम था? वोमफील्ड, ये दोनों लगान को घटा करके 6.3% कर दिया। कितना कर दिया? 6.3% कर दिया। और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इसी सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की जो महिलाएं थी वही इनको पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया था। इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, ठीक है। पटेल जी को भारत का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष तो कहते ही हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय साम्राज्यों का एकीकरण किया था, इसीलिए करके क्या कहते हैं इसको?
हाँ, जैसे बोलते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, उसी तरह से भारत का एकीकरण किए है ना। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है इनको, ठीक है। समझ में आई बात है कि नहीं आए पटेल जी को? चलिए साहब, छोड़िए, समस्या यहाँ है। बताइए अब इस समस्या का हल क्या होगा? आंसर बताइए इसका। बताइए। चलिए अच्छा, इस भी हमको बताइए। होम रूल लीग 1916, खेरा आंदोलन 1918, सूरत विभाजन 1907, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो सबसे पहले 7 वाला होगा, यानी जकरा में 3 रहेगा। 3 नहीं है, हो 3 नहीं है, तब लगता है मिस्टेक है। एक, अच्छा ये देखिए, 1 2 3 और 4, तो पहले 3 होना चाहिए था, 3 नहीं है, तो ऑप्शन मिस्टेक है। तो अगर ऑप्शन हमारा सही रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि 3 कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? इसमें हमको पता होना चाहिए 3 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, और फिर 1 होना चाहिए था, फिर 2 होना चाहिए था, है कि नहीं? जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया होगा। क्या बोले? हाँ, ये यहाँ से हो सकता है उल्टा पुल्टा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जैसा है सवाल उस हिसाब से हम लोग तैयार कर लेंगे। हो गया? समझ में आई बात है कि नहीं आए? चलिए चलिए, अब दिया हुआ था खेरा सत्याग्रह। खेरा आपको पता है कि गुजरात का एक खेरा ज़िला है। अब देखिए वहाँ पर अंग्रेजी सरकार क्या किया। अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था, इसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कानून था कि कहीं भी अकाल होगा या किसी तरह के फसल का नुकसान होगा तो वहाँ के फसल को क्या कहते हैं, वहाँ के टैक्स को माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर ना फसल खेरा में ना अकाल के कारण नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ की सरकारें जो होती है ना, वो माफ़ करने के बजाय और टैक्स बढ़ा करके वसूलना शुरू कर देता है। इसीलिए करके खेरा में जा करके क्या हो गया, ये आंदोलन हुआ। इसे भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। इसे भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। किसको? खेरा आंदोलन को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब सूरत विभाजन, आपको पहले ही बता चुके हैं कि सूरत विभाजन के बारे में कि 1905 ईस्वी तक आते आते कांग्रेस जो था 2 दल में बढ़ चुका था, एक नरम दल और एक गर्म दल में। क्योंकि हर क्रांतिकारी जो शुरुआती में था, कांग्रेस का जो पहला फेज रहा था 1885 से लेकर के 1905 तक, ये नरम दल के हाथ में रहा था। कांग्रेस का स्टीयरिंग एक तरह से कहिए नरम दल के हाथ में था। तो इसका इस बीच में उदारवादी युग कहा जाता था कांग्रेस का। क्योंकि उदारवादी का मतलब समझते हैं, लड़ाई झगड़ा में या मार काट में विश्वास नहीं रखता था। वो अंग्रेज़ के द्वारा बनाए गए कानून और अंग्रेज़ के द्वारा लागू संविधान के जो नियम है उसके तहत रहते हुए संवैधानिक तरीक़ा से यह आंदोलन भी करना चाहते थे। पत्र के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को लिख करके अपनी समस्याओं से अवगत करवाते थे और उसके समाधान करने का आह्वान करते थे, पत्र लिख करके, जो 1885 से लेकर के 1905 तक चलते रहा। लगभग आप देखिए तो 20 साल तक चला। लेकिन सारे कांग्रेस के जो सदस्य थे उससे खुश नहीं थे कि हर बार लव लेटर लिखिए कि हमारा ये समस्या है, और हर बार उसे मांग करिए कि ना करिए, और हर बार यही होता था कि केवल पत्र का कोई जवाब नहीं मिलता था। तो कुछ जो उसमें जो क्रांतिकारी था, जो उग्र विचारधारा के थे, वो ये मान के चलते थे कि अभी लव लेटर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है सो जिस तरीक़ा से वो शोषण कर रहा है उसी तरीक़ा से हम लोग हथियार भी अगर उठाना पड़ेगा तो हथियार उठा करके अंग्रेज़ों से हम लोग लड़ेंगे। ये चीज़ें था। इसी वजह से कांग्रेस में दो विचारधारा उत्पन्न हो गया। एक विचारधारा उत्पन्न हो गया
नरम दल के लिए कि उग्रवादी विचारधारा, और एक हो गया गरम दल वाला, नहीं उग्रवादी तो हो गया गरम दल का, और नरम दल वाला हो गया उदारवादी। अब ये विभाजन ये मत सोचिए कि 1907 में अचानक से हो गया, नहीं, 1905 में ही इसका नींव डला चुका था। कैसे? देखिए, सूरत विभाजन का नींव 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में संपन्न हुए बनारस अधिवेशन में हुई थी। क्यों हुआ था? 1905 में याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे और ये हुआ था बनारस में। इसमें था कि इसमें बाल गंगाधर तिलक उदारवादी की याचना एवं प्रार्थना नीति का क्या किए? विरोध किए। कि याचना जो कर रहे हैं, भीख जो मांग रहे हैं, आज़ादी दे दो दे दो दे दो, आज़ादी दे दो, ये भीख मांगने से नहीं मिलेगा। याचना प्रार्थना नहीं करना है। तथा उसने बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में विस्तार करना चाहते थे, परंतु उदारवादी इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। समझिए क्या था। सबसे पहली बात, 1905 में जब बनारस अधिवेशन हुआ तो स्पष्ट रूप से बाल गंगाधर तिलक कहती है, देखिए ये भीख मांगने से फ़ायदा नहीं है, याचना प्रार्थना करने से, लव लेटर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करिए, दूसरा रास्ता अपनाइए, मार काट वाला रास्ता, जो हम कहते हैं वो सुनिए। पहली बात ये। दूसरी बात, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बाल गंगाधर तिलक और इनके जो सहयोगी थे गरम दल के, वो कहते थे कि ये आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा है, वो केवल बिहार बंगाल में नहीं रहना चाहिए, ये आंदोलन पूरा भारत में होना चाहिए। विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि आज बंगाल का विभाजन हुआ तो कल बम्बई का विभाजन होगा, परसों मद्रास का विभाजन होगा, इसीलिए पूरे भारत में आंदोलन होना चाहिए, पूरे भारत का लोग इससे तब जुड़ेगा ताकि अंग्रेजों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो नरम दल के नेता थे, कहता था कि बकलोले है तुम, हुआ बंगाल का विभाजन तो पूरा भारत में ढोला कतली पीटेंगे, केवल बिहार तक रहेगा, बंगाल तक ये आंदोलन रहेगा, स्वदेशी आंदोलन। इसी लेकर के बाल गंगाधर चिटक गए ना, माने बंगाले तक रहेगा आंदोलन, जब है तो पूरे भारत में होना चाहिए, इनका कहना था। इसी लेकर के उसी समय से इनका मनमुटाव तेज हो गया। एक तो ये याचना वाला बात को लेकर के, एक बात जब यहाँ पर पारित हो रहा था तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि पूरे देश में फैलाइए स्वदेशी आंदोलन को, बंगाल विभाजन के आंदोलन को। लेकिन जो नरमपंथी, ये उदारवादी जो था, नरमपंथी था, वो कह रहा था कि नहीं, बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। समझ में आई बात है कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि ये उदारवादी कहता था कि ऐसा कोई भी काम ना करें हम कि अंग्रेज को तकलीफ हो सकता है उसको ज़्यादा तकलीफ देंगे ना तो आज़ाद हमको ना करे, इसलिए उसको फुसला के रखिए, चांदी में तेल लगा कर रखिए, तब वो आज़ाद करेगा। यही कहना हुआ ना इसका मतलब, कि ऐसा कोई काम नहीं करी कि अंग्रेज को तकलीफ, अरे तकलीफ नहीं देंगे तो आज़ाद कैसे करेगा, ये उदारवादी का कहना था। ठीक है, लेकिन बाल गंगाधर दानवे करते हैं। अब फिर देखिए 1906 में, 5 वाला में तो ये घटना हो गया। 1906 में क्या हुआ? 1906 में एक बार पुनः उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। क्या बोले? हो रुकिए, नहीं क्या बोलते हैं, तनी हमरा बोलने दीजिए ना, हो तनी हमरो बोलने दीजिए। आप तो लाइन में खाली पड़े। 1906 में दादा भाई नौरोजी, अरे घटना न पढ़िए, घटना क्या हुआ था वो ना होता है, पहले घटना पढ़िए। तो जो उदारवादी था ना, क्योंकि रास बिहारी बोस शुरू में ना उदारवादी नेता थे शुरू में, बाद में जाकर के उग्रवादी हो गए। उग्रवादी का मतलब ये समझिएगा क्रांतिकारी। ठीक है, उस समय अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करता था। तो 1906 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था तो उदारवादी नरमपंथी जो था वो चाहता था कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाए, क्योंकि नरम दल के नेता थे। जबकि उग्रवादी जो था, जो गरम दल का व्यक्ति था, अभी तो नरम दल नहीं हुआ, गरम दल अलग नहीं हुआ ना, बस सोच का केवल अंतर है कि ये जो उग्रवादी था, गरम मिजाज के जो व्यक्ति थे, वो चाह रहे थे नहीं, बाल गंगाधर तिलक चाहे तो लाला लाजपत राय बने अध्यक्ष, जो उग्रवादी विचारधारा का था। वो चाह रहा था कि हमरा जैसा उग्र आदमी बने, वो चाहता था नहीं, नरम आदमी बने, ठीक रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ से मनमुटाव शुरू हो गया। अंत में जाकर के दोनों मानने के लिए तैयार नहीं था, ना नरमपंथी ना गरमपंथी। अंत में झगड़ा को कैसे सुलझाया जाए? तो 1906 में झगड़ा सुलझाया, चलो दादा भाई नौरोजी को बना देते हैं, सबसे वयोवृद्ध हैं, बूढ़े हैं, चलो इनको सम्मान में इन्हीं को बना देते हैं, ना गरम दल ना नरम दल, ये सम्मान के तौर पर इनको बना देते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं आई? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना करके विवाद को शांत किया गया। इसका मतलब 2 साल से मनमुटाव चल रहा था। अब देखिए, उग्रवादी 1907 में अधिवेशन में नागपुर में करवाना चाहता था। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के?
बम्बई के। लाला लाजपत राय कहाँ के? पंजाब के, पंजाब केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक ये चाह रहे थे कि अगर ये नागपुर में होगा, नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नागपुर में अगर होगा तो नागपुर के लोगों को ही अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि क्या होगा कि उग्रवादी अध्यक्ष बन जाएगा, फिर हम जैसा चाहेंगे 1 साल तक कर पाएंगे। नागपुर में नागपुर में अधिवेशन करवाना चाहते थे उग्रवादी, और अध्यक्ष जो बनाना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक या तो लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। और उग्रवादी आंदोलन के पक्षधर थे कि मतलब जब ये बन जाएंगे तब आंदोलन जो होगा ना, उग्र आंदोलन होगा, मारधार एक्शन से भरपूर आंदोलन होगा। समझ में आई बात है कि नहीं? परंतु नरमपंथी जो था वो सूरत में अधिवेशन करवाना चाहते थे कि सूरत में होना चाहिए, और इस पर सूरत में करवाने के लिए और गया कौन? नरमपंथी कि सूरत में होगा, दूसरी जगह होना ही ना देंगे हम। समझ में आई बात है कि नहीं है? और फिर से एक बार अध्यक्ष जो बनाना चाह रहे थे रास बिहारी बोस को, एक बार यहाँ रास बिहारी बोस को बनाना चाह रहे थे, लेकिन तगड़ा झगड़ा हो गया जिसके कारण दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। अब फिर एक बार यहाँ पर ही चाह रहे थे रास बिहारी बोस को बनाने के लिए, और वो चाह रहा था बाल गंगाधर तिलक को या पतराय को बनाने के लिए। और इसके अलावा ये चाह रहे थे कि संवैधानिक तरीका से ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन किया जाए। संवैधानिक तरीका, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं। जबकि ये चाह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक ये बने और आंदोलन जो चले ना एकदम उग्र आंदोलन चले, पूरा आंदोलन चले। समझदानी में समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए, अंततः 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी में हो ही गया। 1905, 6 और 7 3 साल के बीच जो मनमुटाव खाई जो उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब समझदानी में समझ आया? कोई समस्या इसमें नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ सीखने मिला सनी कि नहीं मिला? चलिए आगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते थे जब ये लाया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये अभी बताए थे जस्ट 1909 में आया था, आपको पता होना चाहिए। इस समय मार्ले जो था भारत सचिव था और मिंटो जो था वायसराय था। लॉर्ड मिंटो 1909 के सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए शुरू किया था, मुसलमानों के विभाजन के लिए, तथा इस गतिविधि के कारण राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था, क्योंकि निर्वाचन प्रणाली जो था सांप्रदायिक आधार पर वो मुसलमानों के लिए अलग कर दिया। तो आप मान लीजिए कि बेगूसराय एगो संसदीय क्षेत्र है, मान लीजिए, और यहीं पर कहेगा कि नहीं मुसलमान जो होगा ना वो अपना अलग कैंडिडेट रखेगा, वो उसी को वोट करेगा, और अलग से हिंदू अलग करेगा। आपको नहीं लगता कि जो सांप्रदायिक रूप से अलग होगा? जब एक लोकसभा क्षेत्र है तो एक हर व्यक्ति के लिए ना एक क्या कहते हैं प्रतिनिधि होगा, ऐसा कर दिया। इसीलिए करके राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को क्या बताए? पाकिस्तान का जनक बताए, क्योंकि शायद ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ था क्या कुछ? क्यों ये क्यों हम दिए हैं? अच्छा हाँ, मार्ले मिंटो सुधार, चलिए इसी वजह से हम जोड़े हैं। चलिए ठीक है। अब देखिएगा कि अब इसके तहत मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था, या उसी को भारत परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं, 1909 में आया था। तो इसमें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में इसे जाना जाने लगा, और मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का व्यवस्था किया कि मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधि होगा, अलग उसका नेता होगा, ठीक है। विश्वविद्यालय एवं जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व। देखिए कितना फोड़ने का काम किया, मुसलमान को अलग कर दिया कि ऐसा करेंगे तो मुसलमान मेरे साथ आ जाएगा, जो जमींदार को हम अलग प्रतिनिधित्व देंगे, जमींदार यानी पैसा वाला लोग हमारे पास आ जाएगा, विश्वविद्यालय में अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ का प्रोफेसर पढ़ा लिखा शिक्षित लोग हमारे पास आ जाएगा, बच जाएगा गरीब मजदूर किसान, तब ना उसको पेड़ के तरह कुछ लेंगे। समझ में आई बात है कि नहीं? जो भी देखता था थोड़ा सा समझदार है उसको अपने पक्ष में करने का प्रयास करता था। और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, अलग चुनाव होगा मुसलमानों के लिए, क्योंकि अंग्रेज कहता था कि हिंदू के संरक्षण में रह करके कभी मुसलमानों का भला नहीं हो सकता है, इसीलिए करके मुसलमानों को अलग होना आवश्यक है। इसीलिए करके आप देखिए करजनमा जो है सो अलग करवा दिया था, बंगाल विभाजन किया, 1906 में प्रलोभन दिया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की, ये बात पहले भी बताए थे।
आगा खां और सलीमुल्लाह जो ढाका का नवाब था। पहली बार वायसराय परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया और इसमें पहला सदस्य जो बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के थे, क्योंकि वायसराय के कार्य परिषद में इससे पहले कभी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, पहली बार शामिल किया गया। कोई समस्या इसमें नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया। होम रूल लीग, इसको हम लोग होम रूल लीग को क्या कहते हैं? घर का शासन। क्या बोलते हैं? घर का शासन हिंदी में, या इसी को बोलते हैं स्वशासन। ठीक है, कई बार आपको हिंदी में दे देगा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक आपको पता है कि अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1906 में किया था, और सॉरी हाँ 1916 में, 1916 में। और कहाँ किए थे ये किए थे मद्रास में नहीं, ये किए थे पुणे में ना, ये किए थे पुणे में। तिलक ने अपनी होम रूल मीटिंग बेलगांव में की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो आप देखिए ये अप्रैल में किए थे, उसके बाद में की है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी, जो 1893 ईस्वी में जिस समय गांधी जी अफ्रीका गए थे उसी साल में वो यहाँ आई थी। ठीक है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट की 2 पत्रिकाएं भी है, एक है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अगर आपको पूछेगा यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी की, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, होम रूल लीग आंदोलन जो है भारत में कहाँ से आया? आयरलैंड से, क्योंकि ये सुझाव जो था एनी बेसेंट का ही था, लेकिन तिलक जी पहले इसको स्थापित कर देते हैं और सितंबर में जाकर के मद्रास में पहले दोनों साथ करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन तिलक जी सुझाव दिए कि देखिए साथ में करेंगे, बाद में जाकर के किसी भी मुद्दे को लेकर के मतभेद हो जाएगा तो 2 क्रांतिकारी आपस में क्या हो जाएंगे? लड़ जाएंगे, तो फिर हमारा जो आज़ादी का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे लेकर के अलग अलग करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि 2 तरफा अगर कहीं कमी कुछ चीज़ का रहेगा तो उधर से सुधार भी हो सकता है। चलिए, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई, औ से अम्बा, औ से आंध्र प्रदेश। हाँ, यही लॉजिक लगाया आप, और बाई वहीं की लगती है। अच्छा, जीजाबाई कहाँ की थी? जीजाबाई महाराष्ट्र की। अच्छा, कर्नाटक होगा। चलिए, कर्नाटक दिख गया क्या? चलिए, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वो कहाँ की थी? कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। वो 12 वर्ष की अवस्था की थी तभी उनकी शादी हो गई, और कम उम्र में ही अंबाबाई की जो पति थे ना, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण फिर वो क्या हो जाती है? क्रांतिकारी बन जाती है। पति के मरने के बाद अंबाबाई ने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या हो गई? शामिल हो गई। समझ आई बात है कि नहीं आई? पति मरा, शामिल हो गई भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में। अभी किसी का हस्बैंड अगर डेथ कर जाए चलिए, अंबाबाई मालपे से अडुप्पी मध्यक नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। नमक सत्याग्रह देखिए है क्या, अंबाबाई जो था ना, क्योंकि जब भी नमक सत्याग्रह चल रहा था तो उस समय आप देखिएगा कि गांधी जी साबरमती से कहाँ गए थे? दांडी की यात्रा किए थे। तो उसी तरह से अंबाबाई जो था ना, ये मालपे से अडुप्पी के मध्य क्या क्या था? नमक सत्याग्रह में भाग ली थी। ठीक है, मालपे से अडुप्पी, ये कर्नाटक में है। ठीक है, इस नमक सत्याग्रह में मार्च में कौन कौन भाग लिए थे? सो देखिएगा, मार्च में गिरिजाबाई, मनोरमा बाई, नागेश सेनाई, वासुदेव प्रभु आदि इसमें क्या थे? शामिल हुए थे इनके साथ में। अंबाबाई गिरिजाबाई के साथ मिलकर नमक बना करके बेचने का कार्य करती थी, नमक कानून को तोड़ करके, और ये गिरिजाबाई के साथ मिलकर के नमक बनाती थी, नमक बेचना शुरू कर दी। समझ में आई बात है कि नहीं? क्योंकि पहले नमक पर अंग्रेजों का, ब्रिटिश कंपनी का एक अधिकार था, दूसरा कोई नहीं बना सकता था। अंबाबाई को 4 माह का सजा दिया गया और मंगलौर के उप जेल में कैद करके रखा गया, ये नमक बनाने के कारण। समझ में आई बात है कि नहीं? बस अंबाबाई से इतना ही ध्यान में रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है पढ़ना। कई बार होता है कि स्टैटिक्स टाइप के भी क्वेश्चन को भी पूछ ले जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, किया जाए, बताइए।
अच्छा ऑप्शन नहीं दिया हुआ क्या हो, एक मिनट देख लेते हैं। ना, अच्छा इसका वो होता कॉलम होता जो मैचिंग करने वाला था वो होता। चलिए आप ये देखिए बताते हैं आपको क्या, देखिए कभी कभी आपको बता देते हैं कि आप बीपीएससी या किसी एग्ज़ाम को दीजिएगा ना, 10% ऐसा सवाल रहेगा ना जिसका कोई माँ बाप नहीं होता, टूअर सवाल होता है वो। समझे ना बात को, टूअर मतलब समझते हैं, जो उसको कोई कुत्तों ने पूछने वाला है और जानबूझ के वो सवाल यहाँ पर डालेगा ताकि वो 2-4-5 सवाल ना आपको फ्रस्ट्रेट करे कि बाप रे कितना हार्ड पूछ दिया। अभी तक हम हिस्ट्री के क्या सवाल पढ़ाए हैं, 21 गो, ये 22वां सवाल हो रहा है। तो लगभग हमको लगता है 3-4 सवाल छोड़ के बाकी सब सवाल लगता अगर पढ़ल है। लेकिन यही 3-4 सवाल अगर सामने में पहली बार अगर आ जाए तो बाकी के सवाल को भी लगेगा बाप रे बाप कितना हार्ड पूछ रहा है, नर्वस हो जाइएगा। याद रखिएगा कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप कितनों गलत करके आइए, कितनों कम पढ़े होंगे, तो कम से कम याद रखिएगा 70% आप जरूर जानते होंगे। बस आपको पहला सवाल से लेकर के 150वां सवाल तक आपको पेशेंस रखना है, परेशान नहीं होना है। और आप देखिएगा 150 सवाल तक जाइएगा, रिजल्ट के इतना आप सवाल जानते होंगे, इसे लेकर के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये क्या क्या पता है आपको, ये इधर ना कंपनी का नाम लिखा है, ठीक है। जैसे कि टी शर्ट होता है ना कंपनी का, शर्ट और जूता और जैसे कि एडिडास का आता है, बाटा का जूता आता है, तो इधर सब ने विदेशी कंपनी लिख दिया है, समझे। और इधर लिखा है कौन वस्तु कौन कंपनी का आता है, समझे बात को। तो इसे लेकर के ऐसा ऐसा सवाल मिल जाए ना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। 2-4 सवाल ऐसा रहेगा, समझ में बात है कि नहीं है। कुछ सेटर पागल एकाग होता है ना, तो 1-2 सवाल जो है ना जिसको कपड़ा जूता का बेसी शौक चढ़ता होगा तो वही डालने होगा। बताइए इस सवाल का कहाँ जवाब मिलेगा, बताइए कौन कौन, आप बताइए कौन सब्जेक्ट से होगा ये। हाँ, ये गृह विज्ञान से है। होम साइंस पढ़िएगा ना, तो होम साइंस में दिले रहता है कि कपड़ा के ब्रांड का नाम, कपड़ा को कैसे काटना है और कपड़ा को पहनना कैसे है, जो क्लॉथ सेंस होता है ना उसके बारे में। अगर लड़की मान लीजिए लंबी है पतली है तो उसको कैसा कपड़ा चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, मतलब क्या उस पर जो कपड़ा पर लाइनिंग होना चाहिए वो ऊर्ध्वाधर होना चाहिए कि क्षैतिज होना चाहिए। लड़की अगर नाटी है और गोलगर है, मैंने समझ में आई बात है कि नहीं आई, तब उसको कपड़ा कैसन होना चाहिए। लड़की अगर लंबी भी है मोटी है तब कपड़ा कैसा, ये लड़की है केवल, लड़का के बारे में भी समझ में आई बात है कि नहीं आए। तो ये सब उसमें होता है, बताइए इसमें पूछ दिया है, अच्छा किया है। चलिए तो ये दिया हुआ इसे लेकर के एक प्रकार क्या कहते हैं, इस पर ध्यान आपको उतना नहीं देना है, ये फ्रस्ट्रेट कर देगा, बस आंसर आप जान लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही मैच देखिए होगा कि बेरेट जो है ना, बेरेट एक प्रकार का टोपी का ब्रांड है। किसका ब्रांड है, टोपी का। और एस्टिलेटो जो है ये महिलाओं के जूते का प्रकार है, उसमें महिला का जूता, पुरुष का नहीं, केवल महिला का जूता बनाता है, ठीक है। और एविएटर्स जो है एक प्रकार का धूप का चश्मा है, धूप चश्मा, ठीक है। और चिगनॉन जो है एक प्रकार का केश विन्यास है, केश विन्यास, हाँ। ब्रोग जो है ना ये पुरुष के जूते का एक प्रकार है, ब्रोग पुरुष के जूता का प्रकार है। तो महिला का जूता था एस्टिलेटोज और पुरुष का जूता ब्रोग, समझ आए। धूप चश्मा एविएटर्स और टोपी बेरेट। इसीलिए यहाँ से सवाल नहीं कभी पूछेगा दोबारा, समझ में आती कि नहीं आए, और ना ही अगर में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है। चलिए क्या करिए, कभी कभी होता है ऐसा पूछेगा, एक आध दो नहीं देगा, ऐसा तो कैसे होगा बताइए, आप ही बताइए ना कैसे होगा। तो चलिए व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए व्हाइट हाउस, विचार करिए आप लोग, कैसे विचार करना है आपको, हाँ विचार आपको करना है। बताइए कि व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, इसका पता बता रहा, मतलब क्या जगह कहाँ स्थापित है। जैसे आप बोलते हैं ना कि मिलन चौक वार्ड नंबर फलना, पिन कोड इतना, उसी तरह से 1800 ये कोड हुआ। 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है और कार्यस्थल है। व्हाइट हाउस ये सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, ये भी सही है अगर, तो ठीक है।
यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। सही है क्या? सही है। तो आपके कहने का मतलब 2, 3, 4 सही है। अगर आपके कहने का मतलब 2, 3, 4 सही है तो इसका मतलब आंसर ये होना चाहिए। और यही केवल अगर ये बदल देता, यहाँ पर 1600 कर देता, तब ये भी सही हो जाता। देखिए केवल एक इसको बदला और आंसर बदल दिया, यही है बीपीएससी। आप पूरा लाइन पर ध्यान देते हैं और एक शब्द पर वो ध्यान देता है बीपीएससी, यही अंतर है उसमें। आपको अक्षर सा पढ़ना पड़ेगा। चलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा कि व्हाइट हाउस के संबंध में सभी कथन क्या है, 2, 3 और 4 सही है। व्हाइट हाउस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है और यह एक भवन का नाम है जो अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थल और कार्यस्थल है। तो ऐसा ऐसा सवाल 2-4 को नहीं रहेगा तो होगा, बताइए। हर सब्जेक्ट में 2-3 को सवाल ऐसा रहेगा। तो मान लीजिए आपको अगर 10 सब्जेक्ट से पूछल जाता है तो मान लीजिए कि 10 या 30 यानी 20-25 को सवाल ऐसा आपको मिलेगा। तो 20-25 को मिलेगा तैयो तो 125 सवाल होगा ना आपको बनाने वाला, 125 लाना भी नहीं है। चलिए, व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW में स्थित है। यह एड्रेस है उसका, पता है। व्हाइट हाउस को आयरलैंड में जन्मे वास्तुकार जेम्स होवन के द्वारा नवशास्त्रीय शैली में डिजाइन किया गया था। व्हाइट हाउस का जब निर्माण हुआ था तब इसका नाम प्रेसिडेंसी पैलेस या प्रेसिडेंसी मैंशन था, ठीक है। और अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट जो था 1901 से 9 में आधिकारिक रूप से इसका नाम क्या रखा, व्हाइट हाउस रखा।